Hello everyone, hope you all are doing well. My name is Ishika and today we are going to study class 11th English Hornbill. The chapter name is The Portrait of a Lady written by Kuswant Singh. This chapter is a real story of the writer's grandmother. The writer tells us the story of the childhood that he spent with his grandmother and how she grew as a character over time. ये स्टोरी एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंडमदर के बीच में है। जो राइटर है वो अपनी दादी के बारे में बताता है और एक रियल स्टोरी है। इसमें कुशवंत सिंह बताते हैं कि कैसे समय के साथ इनके लाइफ में चेंजेस आए बहुत सारे, इनमें इनके रिलेशन में क्या क्या चेंजेस आए और इनकी दादी का जो कैरेक्टर है वो कैसे टाइम टू टाइम चेंज होते गया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. इसमें ऑथर क्या कहते हैं कि मेरी दादी बहुत ओल्ड थी, जैसे सबकी दादी होती है, लेकिन मेरी दादी कुछ ज़्यादा ही ओल्ड थी। मैं उन्हें पिछले 20 ईयर्स से देख रहा हूँ, वो वैसे की वैसे ही है, उनमें कुछ चेंज नहीं आया है। उनके फेस में wrinkled है, वो बहुत ओल्ड एज की है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. जो लोग हैं वो कहते हैं कि मेरी दादी एक टाइम में बहुत यंग और प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन वो यकीन करना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, क्योंकि मैं तो जब से देखा उन्हें मैं वैसे ही ओल्ड फेस में देखा हूँ, तो मेरे लिए वो इमेजिन करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room. अब ऑथर अपने दादाजी के बारे में बताता है कि मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है वो हमारे ड्राइंग रूम के एक मैंटल पीस के ऊपर में टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। ऑथर के दादाजी वो डेथ कर चुके थे, वो थे नहीं, तो उनकी पोर्ट्रेट में ही जो था वो पोएट ऑथर जो है वो बस वही वो बता रहे कि कैसा कैसा था उस पोर्ट्रेट में। तो कैसा था कि उनके जो दादाजी वो बिग टर्बन पहनते थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनते थे, उनकी बहुत लंबी वाइट दाढ़ी थी। इंसान जब बूढ़े हो जाते तो वो वाइट हो जाते ना बियर्ड, तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। इस लाइन से क्या सुनने हमें सीखने को मिल रहा है कि उनका जो बियर्ड है वो बहुत लॉन्ग था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। और मेरे दादाजी कम से कम 100 years old के तो लगते ही हैं, वो इतने बूढ़े लगते हैं उस पोर्ट्रेट में। He didn't look the sort of person who had a wife or children. उन्हें देख के लगता नहीं है कि नहीं, मेरे दादाजी की फोटो है, वो देख के लगता नहीं कि उनकी कभी वाइफ रही होगी या उनके भी कभी चिल्ड्रन रहे होंगे। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. उन्हें देख के लगता है कि बस उनके बहुत और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने यंग थे, मतलब इतने ओल्ड थे वो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. इसमें भी ये पोएट कह रहा है कि मेरी दादी को यंग और प्रिटी इमेजिन करना मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। मतलब इस पार्ट में बस हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑथर है वो अपनी दादा और दादी को बहुत ज़्यादा ओल्ड डिस्क्राइब करता है, चाहे वो पोर्ट्रेट के थ्रू हो या तो अपनी दादी को वो सामने से देखा हो, तो बस उन्हें बहुत ओल्ड ही लगता है। शी ऑफन टोल्ड us the games she used to play as a child. मेरी अब ऑथर क्या कहते हैं, मेरी दादी जो है वो कभी कभी अपने बचपन के किस्से सुनाया करती है हमें कि जब वो बच्ची थी वो कौन कौन से गेम्स खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. इसमें ऑथर कहते हैं कि अब मुझे तो ये बात भी हजम नहीं होती जब मेरी दादी अपनी बचपन की कहानी सुनाती है, क्योंकि उनके मुँह से सिर्फ ये बचपन, ये खेलना कूदना, ये पार्ट तो उनके मुँह से शोभा नहीं देता है। उन्हें बस वो, चाहे वो स्क्रिप्चर्स की कहानी हो या तो प्रॉफिट्स की कहानी हो, वही उनके मुँह से सुनने में अच्छा लगता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। पोएट अब इसमें अपनी दादी के बारे में बताते कि वो दिखती कैसे थी सामने से। उनका हाइट छोटा था, वो फैट थी और स्लाइटली बेंट थी। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके कमर झुक जाता है, तो स्लाइटली बेंट का मतलब वही था कि उसकी दादी थोड़ी सी झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles running from everywhere to everywhere.
दादी का जो फेस था उसमें बहुत सारे रिंकल्स थे, उनके पूरे फेस में सिर्फ और सिर्फ रिंकल्स ही थे। बस इधर से उधर बस रिंकल्स जो है वो दिखते थे। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो मैं मेरी दादी को तो बस इसी रूप में देखा हूँ, और मुझे नहीं लगता वो एक दिन भी वो और ग्रो की है, क्योंकि वो 20 ईयर से सेम टू सेम वैसे ही दिखती है, बहुत बुरी, लेकिन हाँ, और लेकिन जैसे थी वो वैसे ही है, उसमें उनमें कुछ चेंज नहीं आया पास्ट 20 ईयर्स से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मेरी दादी कभी सुंदर तो प्रिटी तो नहीं हो सकती है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से बहुत सुंदर थी। या फिर ब्यूटीफुल का मतलब सोल से भी हो सकता है, बिकॉज मे बी सी वॉज अ ब्यूटीफुल पर्सन। सी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her wrist to balance a stoop and other tailing the beads of a rosary. मेरी दादी जो है वो एक हाथ अपने कमर पे रखती थी क्योंकि वो झुक के चलती थी, और उनके एक हाथ पे रोजरी रहती थी। रोजरी यानी जिसमें हम लोग माला जपते हैं, सो दैट बीड्स ऑफ अ रोजरी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और मेरी दादी हमेशा हमेशा वो माला जपती रहती थी, और वो उनके हमेशा जो लिप है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते, जैसे वो कुछ ना कुछ मंत्र बोलती रहती थी या कुछ जाप करती रहती थी। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. इसमें ऑथर कहते हैं मेरी दादी ऐसी लगती थी जैसे कि माउंटेन्स में अगर विंटर हो तो कितना सुंदर लगता है, लाइक ब्राउन माउंटेन्स में वाइट बर्फ जमी हो तो कितना पीसफुल लगता है, वो देख के पीस लगती है। तो मेरी दादी भी ऐसी पीस की मूरत थी, वो बहुत शांत रहती थी हमेशा, ना किसी से लड़ना झगड़ना, वो बस अपनी रोजरी पे वो बीड्स ऑफ रोजरी और उनका बस वो कुछ ना कुछ तो प्रेयर वो बोलती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब इस फ्रेज से जो ऑथर है वो अपना रिलेशनशिप बताता है अपनी दादी के साथ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। ऑथर कहते हैं मेरे जो पेरेंट्स है वो दोनों मम्मी पापा दोनों सिटी में चल गए थे रहने के लिए, में भी जॉब रिलेटेड कुछ था, और बस बचे थे मैं और मेरी दादी, और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी रोज सुबह मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मेरी दादी जब तक मुझे नहलाती थी, रेडी करती थी, वो तभी कुछ ना कुछ प्रेयर बोलती थी, इसलिए ताकि मैं उनको सुन के कुछ सीख सकूं। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मैं सुनता था मेरी दादी को बहुत ध्यान से क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उसे लर्न करने का कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी दादी बोलती थी इसलिए मैं बहुत गौर से सुनता था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद मेरी दादी मेरा स्लेट निकालती थी जिसमें येलो चॉक का जो एक लेयर होता है उसको प्लास्टर करके वो रखती थी, और जब भी मैं स्कूल से आता था वो डेली उसको साफ सुथरा धो के रख देती थी ताकि नेक्स्ट दिन फिर से मैं उसको स्कूल ले जा पाऊँ। A tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. तो क्या क्या उसके दादी इसको देती थी स्कूल जाने टाइम में, एक वुडन स्लेट, एक टीनी अर्दन इंक पॉट और एक रेड पेन, और उन तीनों को एक रस्सी से बांध देती थी ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए क्योंकि ऑथर तब बहुत छोटे थे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ऑथर कहते हैं फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था अपना, मैं चपाती खाता था जिसमें थोड़े से बटर थोड़ी सी चीनी लगी हुई रहती थी, और उसके बाद फिर हम दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। हम दोनों मतलब उसकी दादी और ऑथर दोनों।
शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। सी मतलब ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर अपने साथ कुछ बासी चपाती भी ले जाती थी। चपातीस यानी रोटी। तो वो कुछ बासी चपाती भी ले लेती थी विलेज डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से एकदम अटैच था। टेम्पल के साथ ही था वो, दोनों साथ में थे, स्कूल और टेम्पल। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. priest यानी पुजारी। तो आखिर क्या था, जो पुजारी है वो हम लोग को मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, अल्फाबेट सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब तक हम स्टूडेंट्स एक रो में बैठते थे वरेंडा में, ऐसे करके सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे। सोचो ये मंदिर है और यहाँ पे जो सारे वरेंडाज में बैठे रहते थे सारे स्टूडेंट्स। तो इसमें ऑथर कहता है जब तक हम स्टूडेंट्स बैठ के अपना अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, मॉर्निंग प्रेयर करते थे, तब तक मेरी दादी मंदिर के अंदर में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। अब स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होते हैं? जो हमारे वेद है, पुराण है, रामायण, महाभारत, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब स्क्रिप्चर्स में आते हैं। When we had both finished, we would walk back together. और जब मेरी दादी का भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना हो जाता था और मेरा भी अल्फ़ाबेट्स मॉर्निंग प्रेयर हो जाता था, हम दोनों साथ में ही आते थे घर। This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis with due to them. और जब हम साथ में आते थे, हम अकेले नहीं आते थे, जो विलेज डॉग्स है वो भी हम लोग के पीछे पीछे आते थे और बहुत सारे डॉग्स थे। एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते खेलते हुए हम दोनों के पीछे पीछे आते थे और मेरी दादी उन सबको खाना खिलाती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब यहाँ से चालू होता है इन लोग का सेकेंड फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो अब ऑथर कहता है जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए सिटी में, तो अब हम दोनों को उन्होंने बुला लिया। किन दोनों को? उनकी दादी को और वो ऑथर को। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये एक इन दोनों के फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट थी। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब इसमें ऑथर क्या कहता है कि सिटी जाने के बाद भी हम दोनों का सेम रूम था, लेकिन अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। ऑथर क्या कहते हैं कि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और मुझे बस लेने के लिए आता था। ठीक है। और there were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. क्योंकि अब दादी घर से बाहर नहीं निकलती है तो अब उनको विलेज डॉग्स भी नहीं मिलते हैं। तो अब मेरी दादी जो कोर्टयार्ड है हमारे घर का, वहाँ पे वो स्पैरोज को खाना खिलाते। स्पैरोज यानी बर्ड्स। As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं और मेरे दादी में थोड़ी बहुत दूरी आने लगी। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. लेकिन बहुत टाइम तक मेरी दादी जो है मुझे उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से आता था मेरी दादी मुझे डेली पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया हुआ, टीचर ने तुम लोग को क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. और मैं अपनी दादी को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करता था कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स हो गए, वेस्टर्न साइंस हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, etc. This made her unhappy. She couldn't help me with my lesson. She didn't believe in the things they taught us at the English school and was distressed that there was no teaching about gods and the scriptures. और जैसे मैं मेरी दादी को बताता था कि मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया, वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया, ये सुन के दादी जो है वो उदास हो जाती थी। क्योंकि अब वो मुझे मेरे पढ़ाई के साथ हेल्प नहीं कर पाती है। क्योंकि पहले वाले स्कूल में मुझे स्क्रिप्चर सिखाए जाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाई जाती थी, मेरी दादी मुझे घर आके फिर वो पढ़ा भी पाती थी। बट मेरी दादी अब मुझे वेस्टर्न साइंस कैसे पढ़ाए। तो ये बात उनको बहुत दुखी कर देता था।
और मेरी दादी गुस्सा भी हो जाती थी कि कैसा स्कूल है जिसमें भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाते, स्क्रिप्चर्स नहीं सिखाए जाते। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। फिर एक दिन मैं वापस स्कूल से घर आया, मेरी दादी आज ही मुझसे पूछी बताओ क्या क्या हुआ। और आज मैंने घर आके बोला कि पता है आज क्या हुआ, आज मुझे म्यूजिक के लेसन सिखाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ये सुन के तो वो और गुस्सा हो गई, अनदुखी भी हो गई, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक की अलग मान्यता थी। जो म्यूजिक है वो किसी और चीज से एसोसिएट करता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बिगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल पॉक। दादी के लिए म्यूजिक बहुत पवित्र था कि या तो अगर आप किसी माटियार को अगर आप सम्मान करे हो आप तब गाइए, या तो किसी रिलीजियस फंक्शन के लिए आप गाओ। ये ऐसे जेंटल पॉप के लिए नहीं है, ऐसे खेल कूद या तो मस्ती मजाक के लिए म्यूजिक नहीं है। दादी थोड़ी ओल्ड विचारों वाली थी, तो उनको लिए म्यूजिक जो है वो किसी को सम्मान देने के लिए या तो कोई कथा सुनाने के लिए, तो वो उस चीज से एसोसिएट करता था। तो इसमें दादी तो और गुस्सा हो गई। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंशन्ड डिसअप्रूवल। मेरी दादी वो सुन के बाद कुछ नहीं बोली, लेकिन उनका साइलेंस था कि वो बहुत नाराज हुई इस बात से। सी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से पता नहीं क्यों मेरी दादी बहुत कम मुझसे बात करने लगी। When I went up to university, I was given a room of my own. फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गया मुझे अपना खुद का पर्सनल रूम मिल गया। जब तक वो छोटा था उसकी दादी और जो ऑथर है वो सेम रूम शेयर करते थे, लेकिन अब क्योंकि ऑथर भी बड़ा हो चुका है तो उसको एक अपना सेपरेट रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। यहाँ पे ऑथर कहता है कि और जो हमारे और दादी के बीच में जो एक कॉमन लिंक था वो अब टूट चुका था, क्योंकि पहले ही मेरी दादी भले ही मुझसे बात नहीं करती थी लेकिन एटलीस्ट हम लोग का रूम तो कॉमन था, लेकिन अब तो वो भी छीन लिया गया। अब तो मेरा अलग रूम है, दादी का अलग रूम है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिकुलेशन विद रेजिग्नेशन। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसके बाद से मेरी दादी के बिहेवियर में एक सडन सा चेंज आ गया। वो किसी से बात नहीं करती थी, वो बस अपने स्पिनिंग व्हील जो चेयर होती है, जो झूलने वाला चेयर होता है, वो मेरी दादी उसमें बैठी रहती थी। बहुत रेयरली वो वहाँ से उठती थी या तो किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। मेरी दादी जो है वो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक बस उसी व्हील में बैठी रहती थी और वो बस प्रेयर से नहीं जाप करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. बस वो दोपहर के टाइम में मेरी दादी जो उठती थी कुछ समय के लिए, वो भी क्यों, क्योंकि उनको स्पैरोस को खाना खिलाना था। पहले विलेज में जो है उनको डॉग्स के साथ अटैचमेंट थी, यहाँ पे आके उनके लिए क्या अटैचमेंट का ये हो गया, स्पैरोस। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a portable bedlam of chirrupings. और जैसे ही वो आती थी वरेंडा में बैठ के ब्रेड्स के जो छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाती थी, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आके मेरी दादी के पास बैठे रहते थे और वो चिरुपिंग करते थे। चिरुपिंग्स मीन साउंड ऑफ बर्ड्स। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड बट नेवर assured them away. It was used to be the happiest half hour of the day for her. और कुछ कुछ स्पैरोस में दादी से इतने ज़्यादा खुल मिल गए थे कि कोई आके उनके पैर के पास बैठ जाता था, कोई उनके शोल्डर्स पे, यहाँ तक कि कोई कोई उनके सर के ऊपर आके बैठ जाता था। बट मेरी दादी बहुत खुश होती थी, उन्होंने कभी भगाया नहीं। और मेरे हिसाब से यही उनके पूरा दिन का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर था, क्योंकि वो दिन भर तो अपने में रहती थी, दिन भर बस वो प्रेयर्स करती थी, स्पिनिंग व्हील में रहती थी, अपने रूम में रहती थी, लेकिन पूरे दिन में बस यही थोड़ा समय था जो कि वो खुल के स्पैरोस के साथ खुलती मिलती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. फिर एक टाइम आया, ये अब थर्ड फेज स्टार्ट होता है ऑथर का। अब ऑथर क्या कहता है, अब मेरा टाइम आ चुका था अब्रोड जाने का फॉर फर्दर स्टडीज। और मुझे पता था मेरी दादी ये सुन के तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, क्योंकि भले ही बात ना होती हो इन दोनों में लेकिन थोड़ा बहुत तो कनेक्शन था ही। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल से जाने वाला हूँ।
and at her age no one could never tell. और जिस एज में मेरी दादी है, कभी कुछ कहा नहीं जाता कब क्या अनहोनी या दुर्घटना हो जाए, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो मेरी दादी कर सकती थी कि तुम रुक जाओ या भी मत जाओ, कुछ तो, या तो भले ही गुस्से में ही बात तो कर सकती थी। शी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल। मेरी दादी ये सुन के बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई, उनके फेस पे कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं थी, सी वॉज सो काम। वो सुनी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। शी केम टू लिफ्ट मी एट द रेलवे स्टेशन बट देन टॉक और सो एन इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में आए ज़रूर, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना ही उनके फेस में कुछ इमोशन मुझे दिखा। शी वॉज बहुत शांत थी वो। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। मेरी दादी रेलवे स्टेशन में भी आके भी वो प्रेयर कर रही थी। उनका लिप्स, उनके जो लिप्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे प्रेयर्स में। उनका माइंड जो है वो भी प्रेयर में ही कहीं ना कहीं लॉस्ट था। हर फिंगर वे बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। उनके फिंगर्स जो है वो माला जाप कर रहे थे, रोजरी मूव कर रहे थे। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. आज जब मैं ट्रेन में चढ़ा, मेरी दादी आई, मुझे फोरहेड पे किस किया, मेरा माथा चुमा, और मुझे तब फील हो रहा था कि शायद ये मेरी दादी और मेरे बीच का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, क्योंकि 5 साल में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बट दैट वॉज नॉट सो। फिर पोएट क्या कहता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। तो इसमें आप फिर क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं 5 साल बाद घर आया, तो मेरी दादी दोबारा से स्टेशन पर आई हुई थी मुझे लेने के लिए। शी डिडेंट लुक अ डे ओल्डर। और आज भी वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। मतलब जैसे थी वैसे ही है वो। बूढ़ी तो थी ही, लेकिन इंसान में कुछ तो चेंजेस आते हैं। मेरी दादी बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे ही लगती है। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. हमेशा की तरह आज भी मेरी दादी के पास टाइम नहीं था वर्ड्स बोलने के लिए। आज भी उनका जो लिप्स है वो प्रेयर में मूव हो रहा था। बट आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, और जैसे गले लगाया मैं उनके मुंह से वो प्रेयर्स जो वो कह रही थी वो मैं सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with her frivolous rebukes. हालांकि मैं 5 साल बाद घर आया तो मेरी दादी खुश तो हो सकती थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, स्पैरोस को खाना खिलाना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम में कुछ तो चेंज आया मेरी दादी में। शी डिडंट प्रे। और इतने सालों में शायद ऑथर फर्स्ट टाइम देख रहा था उसकी दादी को प्रे नहीं करते हुए। आज मेरी दादी ने प्रे नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। मेरी दादी जो है पड़ोस में गई, वहाँ के जो उमेल ने उनको बुलाया, अपने घर लेके आई, एक पुराना सा ड्रम, ढोलक निकालती है और वो लोग गाना स्टार्ट करते हैं। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वो दादी क्या कहती है, जो गाना गाने लगती है, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रीइंग। लास्ट में जाके मुझे मेरी दादी को रोकना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया, कितना गाऊंगी अब। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। ऑनर कहता है कि शायद इन 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि वो आज प्रे नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हर दिन उनका प्रेयर्स में ही गुजरता है। वो ना किसी से बात करती है ना कुछ, लेकिन आज वो बात छोड़ो, आज तो उन्होंने प्रे भी नहीं किया, आज वो बस गाने में बिजी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। अगली सुबह मेरी दादी को फीवर आया। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो बहुत माइल्ड सा फीवर था। हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बोला कि ये बहुत नॉर्मल सा फीवर है, ये चल जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी का सोच नहीं था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। मेरी दादी कहती है कि अब मेरा समय आ चुका है। समय आ चुका है यानी अब उनके जाने का टाइम आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब क्या कहता है,
ऑथर क्या कहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से जब उन्होंने ये बात कही, उसके ठीक कुछ घंटों बाद ही मेरी दादी का लास्ट चैप्टर था। तो इसलिए मेरी दादी को शायद पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने फिर से अपना लास्ट टाइम हम लोग से बात करने में नहीं गुजारा, वो दोबारा से प्रेयर करना स्टार्ट हो गई। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। हम लोगों ने मना किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो आराम से सो गए अपने बेड में, और वही अपने जो बीट्स यानी जो माला है उसको जपना स्टार्ट हो गया एकदम शांति से। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और इसके पहले हम लोग कुछ कर पाते, मेरी दादी एकदम साइलेंट हो गई। उनका जो लिप्स प्रेयर्स में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था वो मूव नहीं करने लगा। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके फेस में अचानक से शांति आ गई, जैसे वो बहुत शांति से सो रही हो, और तब हमें देख के पता चल गया कि अब वो नहीं रही। अच्छा, और उनके हाथ से जो रोसरी है, जो माला है, वो भी गिर चुका था, क्योंकि उनके फिंगर्स जो है वो लाइफलेस हो चुकी थी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with red straw. जैसा कि हम लोग में रिचुअल है, हम लोग ने दादी को उठाया, रखा उनके बेड के साथ ही, और उनको कवर कर दिया बरामदा में रख के। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. और कुछ समय तक उनको वरांडा में रखने के बाद मैं, मेरे फैमिली वाले, उनकी जो फ्यूनरल थी उसकी प्रिपरेशंस में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड। फिर जैसे ये शाम हुआ, हम लोगों ने जिसमें लाश को लिया जाता है, लेके जाया जाता है, वो उन्होंने लाया ताकि उनको शमशान घाट ले जाने के लिए सब तैयारी वगैरह हो रही थी। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्यास्त का टाइम था, जैसे सनसेट होने लगा, उनके रूम में वरांडा में जो सन लाइट थी वो इतनी जैसे आ रही थी जैसे कुछ गोल्डन लाइट आ रही हो कहीं से। We stopped halfway in the courtyard all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red straw. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और जहाँ पे मेरी दादी का जो बॉडी रखा हुआ था वहाँ पे वैसे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आके मेरे दादी के फ्लोर के पास। बट तब कुछ तो अजीब था, देयर वॉज नो चुरुपिंग्स, और हर बार की तरह जो स्पैरोज आके वो चिल्लाते रहते थे, उस दिन बहुत शांत थे सारे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम बर्ड फॉर देम। हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि जो इन बर्ड्स को डेली फीड करती थी अब वो दादी रही नहीं। मेरी मम्मी ब्रेड्स लाई, और जैसे मेरी दादी फीड करवाती थी उनको, वैसे ही मेरी मम्मी भी ब्रेड्स के छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ी और उन स्पैरोज को दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द bread when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जो स्पैरोज थे उन सभी ने एक भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं उठाया, और जैसे ही हमने अपनी दादी की लाश को उठाया अपने कंधों पे, वो सारे स्पैरोज भी उड़ के चले गए वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग आया, जो हमारे स्वीपर थे वो सारे ब्रेड क्रम्स को वहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल दिए। सो दैट वॉज द स्टोरी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये कितने सारे फेजेस के बारे में जो ऑथर है उन्होंने बात किया, कैसे इनके रिलेशनशिप में प्लॉट ट्विस्ट आए, और कैसे इनके दादी की जो एक बहुत हैप्पी एंडिंग हुई, तो यही थी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर।